हम कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा पुस्तिका सेट NM 01 को सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की परीक्षा पुस्तिका है। इसमें पहला क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर मात्रक है। हेनरी पर मीटर मात्रक है, यह किसका मात्रक है? स्वप्रेरकत्व का। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ का धारा का नियम किस संरक्षण के परिमाण स्वरूप है? किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिमाण स्वरूप है? ठीक है, तो इसका होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत के परिमाण स्वरूप है। अब नेक्स्ट देखेंगे फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो इससे गतिक द्रव्यमान का सूत्र होगा h/c लैम्डा। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मीटर सेतु के तार निम्न में से किस धातु की बनी होती हैं? मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती हैं? तो इसका हो जाएगा मैग्नीन या यूरेका। मैग्नीन या यूरेका एक प्रकार की धातु है जिसके द्वारा मीटर सेतु के तार को बनाया जाता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे युग्म उत्पाद के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो इसकी ऊर्जा होगी, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे निरोधी विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, निरोधी विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान होता है तो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? ठीक, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो इसको देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा। पश्चमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं? पश्चमाभी मांसपेशियां ये मतलब मानव नेत्र में पाए जाने वाली एक प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जिसके सहारे पर मानव नेत्र अपने स्थान पर टिका हुआ होता है। ठीक ना। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो क्या होगा? पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा जो मतलब नेत्र की फोकस दूरी होती है उसको परिवर्तन जो किया जाता है, आवश्यकता अनुसार जो उसमें परिवर्तन लाया जाता है और उसकी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। ठीक, तो सूत्र को देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पतले प्रिज्म द्वारा प्राप्त न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, क्या होगा? पतले प्रिज्म द्वारा प्राप्त न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, तो इसको इस फार्मूले से देखेंगे म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 होल का अपान साइन ए बाई 2। ठीक ना। पतले प्रिज्म के लिए साइन थीटा एप्रॉक्स में होता है थीटा के इक्वल टू। ठीक ना। साइन थीटा जब थीटा का मान अत्यंत छोटा होगा, ठीक ना, जब थीटा का मान अत्यंत छोटा होगा तो उसके लिए साइन थीटा एप्रॉक्स में थीटा होता है। क्योंकि ये प्रिज्म पतला है तो पतला होगा तो थीटा का मान अत्यंत कम होगा। ठीक, मतलब इसका मतलब जो कोण होगा, विचलन कोण जो होगा अत्यंत कम होगा तो इसलिए थीटा का मान कम होगा। अतः इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जब साइन थीटा का मान अत्यंत कम है, ठीक ना, तो ये साइन जो है इसके स्थान पर ये साइन दोनों हट जाएंगे और इसके स्थान पर डायरेक्ट थीटा को मान को लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है ये, और उसके अपान ए बाई 2। ठीक, ए बाई 2 ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे तो ये म्यू क्या है? यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक है उस प्रिज्म का। ठीक ना, तो म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा क्या होगा? म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान ए। ठीक, तो इसके बाद इसको देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है लेमडा एम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, तो ए को कॉमन ले लेंगे तो लेमडा एम इक्वल टू ए कोष्टक में म्यू माइनस का 1, ये है विचलन कोण। ठीक,
अब देखेंगे कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है, ठीक ना। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निकलने वाली दो रंगों के किरणों के बीच का विक्षेपण कोणीय विक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो प्रिज्म से कोई मतलब जो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात निकल रही हैं, तो दो किरणों के मध्य के विक्षेपण कोण को ही कोणीय विक्षेपण कहते हैं, ठीक। तो कोणीय विक्षेपण क्या होगा, थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक ना। म्यू वी मतलब वायलेट माइनस म्यू आर, ठीक। म्यू वी मतलब ये वी क्या है, ये म्यू वी यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर है ये प्रिज्म कोण है, और यहाँ पर म्यू आर व म्यू वी क्रमशः लाल व बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक हैं, ठीक ना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हैं, ठीक। तो इसका फार्मूला ये है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इसका नेक्स्ट है विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। तो ये विभवमापी वाला जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा है, ठीक ना। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा बताएंगे और देखेंगे इसके विषय में थोड़ा। विभवमापी जो होता है एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं, ठीक ना। विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर निकालते हैं और किसी सेल को के जो ईएमएफ होते हैं, ठीक ना, जो किसी सेल का ईएमएफ मापा जाता है तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध की गणना की जाती है विभवमापी की सहायता से, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ट्रांसफार्मर की क्रोड पतली क्यों बनाई जाती है, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है पतली पट्टियों से क्यों बनाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ट्रांसफार्मर होता है इनके जो क्रोड होते हैं, ठीक ना, ये पतली जो पत्तियों से बनाई जाती हैं। मतलब ये क्यों बनाई जाती हैं पतली पत्तियों से, तो इसका मतलब अगर इसके क्रोड के स्थान पर एक ठोस लोहा ही रख देंगे, लोहे के क्योंकि नर्म लोहे का क्रोड होता है, अगर इसके स्थान पर लोहा ही रख देंगे तो जब इसमें धारा को प्रवाहित किया जाएगा, जब इसमें धारा उत्पन्न होगा इसके द्वारा, तो ये अत्यधिक ऊष्मा को उत्पन्न करेगा जिसके कारण ये वैद्युत ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, ठीक। ये मतलब वैद्युत ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, ठीक ना। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर पटली से क्रोड बनाए जाते हैं, ठीक ना। मतलब खांचे के रूप में होते हैं ये, मतलब पत्तियां होती हैं, ठीक। पत्तियां मतलब जो ये अगर ये मतलब जो अगर इसको अगर ठोस लोहे से बनाया जाएगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, ठीक ना। जब भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की हानि होगी, ठीक। जब ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा में हानि होगी तो इसे शैथल्य हानि कहेंगे, ठीक। तो शैथल्य हानि को रोकने के लिए ही क्रोड की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, ठीक ना। क्रोड को पतली पट्टियों के द्वारा ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। तो ये क्या होता है प्रेरकत्व। अब देखेंगे यहाँ पर प्रेरकत्व क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली में गति के कारण, ठीक ना। किसी चुंबकीय में रखे कुंडली, कोई चुंबकीय क्षेत्र, ये मान ली कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। ये यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जा रही है मतलब इस चुंबक के द्वारा, और इसमें जो कुंडली रखी है इसको जब गति कराया जाएगा, ठीक ना, आगे पीछे इसको गति कराने के कारण यदि धारा उत्पन्न हो तो, ठीक ना, यदि इसमें धारा उत्पन्न हो तो इसे प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक। अब ये प्रेरकत्व का इसका संबंध क्या होता है, एन फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, ठीक ना। एन फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, एन मतलब फेरों की संख्या होगी कुंडली के, और फाई मतलब फ्लक्स का परिवर्तन होगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो जितनी फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक धारा बढ़ेगी, और जितने फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा
उतने ही धारा की मान में वृद्धि होगी। ठीक, तो इसको इस रूप में लिख लेंगे N∅I इक्वल टू नियतांक, मतलब इसका ये नियत होता है। ठीक ना, इसके परिवर्तन की दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है, देखेंगे इसको। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र तथा इसके साथ बदलते हुए, ठीक ना, बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र और इसके साथ जब चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, जब बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के साथ जब एक साथ परिवर्तन जब इसमें आएगा तो इसमें आवेश का त्वरण होगा। इन दोनों के बदलने के कारण आवेश में त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक ना, और जब त्वरण उत्पन्न होगा आवेश में तो ऊर्जा का, इसमें एनर्जी का त्वरण होगा। ठीक है, जब दोनों वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बदलेंगे तो इसके कारण ऊर्जा का त्वरण होने लगेगा, और जब ऊर्जा के त्वरण के कारण ही चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा के त्वरण के कारण ही वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये खंड से, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें थर्ड वाला है, थर्ड का पहला क वाला जो है एलईडी क्या होता है, इसका सिद्धांत बताइए। एलईडी के प्रयोग में आने वाले किसी अर्धचालक का नाम बताइए। ठीक, एलईडी क्या होता है, इसके सिद्धांत को बताइए तथा एलईडी में प्रयोग होने वाले किसी अर्धचालक का नाम बताइए। तो देखेंगे यहाँ पर एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब प्रकाश को, एक प्रकार का ये डायोड होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला डायोड। ठीक, तो एलईडी एक युक्ति है जो वायसिंग बैटरी की वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो ये क्या होगा, यह एक प्रकार की युक्ति है जो वायसिंग बैटरी मतलब ये एक बैटरी होती है, किसी एक प्रकार की जो बैटरी होगी, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये वायसिंग एक प्रकार की बैटरी है जिसके द्वारा इसको धारा दिया जा रहा है। ठीक, तो ये विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये जो वैद्युत ऊर्जा जो ये दे रहा है इसको विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विकिरण मतलब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। ठीक, और यह पीएन संधि डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। एलईडी को सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक से बनाया जाता है। सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक के द्वारा बनाया जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ट्रांसफार्मर क्या है, यह किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, जो ये ट्रांसफार्मर है अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और तो ये जो ट्रांसफार्मर है अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है, अर्थात इसको घटाता और बढ़ाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक ना, ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है, न कि एक डीसी वोल्ट को दृष्टि वोल्ट को नहीं परिवर्तित करेगा। ठीक है, ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्ट को परिवर्तित करता है, इसको घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा किसी प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो जो मतलब लेंस की क्या क्षमता है कि वो कितना प्रकाश किरण को मोड़ सकती है। ठीक ना, तो इसका फार्मूला होता है P/F, P इक्वल टू 1/F, P इक्वल टू 1/F। F को हमेशा मीटर में लेंगे। ठीक ना, तो इसका यूनिट डायोप्टर होगा। अब देखेंगे
इसका संबंध मतलब 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r माइनस का 1/r2। ठीक, तो ये r1 और r2 क्रमशः ये लेंस के प्रत्येक पृष्ठ के त्रिज्याएं हैं। ठीक ना, वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक, अब चूंकि ये वक्रता त्रिज्याएं हैं तो ये फोकस दूरी जो है ये इनकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेंगी, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा निश्चित रहती हैं। ठीक ना, तो ये जो ये फोकस दूरी है किस पर निर्भर करेगा, तो ये फोकस दूरी है जो ये जल के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। जब इस फोकस को जो फोकस करें फोकस नहीं लेंस को, जब लेंस को किसी द्रव में डालेंगे तो उस द्रव का अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। ठीक, तो जो ये है n, जब इसका n का मान जो होगा ये लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा। जब लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा, जब जो जल का अपवर्तनांक है, तब फोकस दूरी कम होगी। जब फोकस दूरी कम होगी तो यहाँ से उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक ना, लेंस की क्षमता बढ़ेगी। और जब जल का अपवर्तनांक लेंस के सापेक्ष कम होगा तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी और उसकी क्षमता घटेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। तो उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में एवेलास भंजक का क्या कार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एवेलास भंजक का क्या तात्पर्य होता है। किसी वोल्टेज पर उत्क्रम अभिनत में बहने वाली धारा का मान वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है, उस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं। ठीक, क्या होगा, जो मतलब ये जो वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक ना, किसी वोल्टेज पर अनुक्रम अभिनत में बहने वाली धारा जो होती है, मतलब किसी अनुक्रम अभिनत में जो बहने वाली धारा होती है वो वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। जब वोल्टता पर निर्भर नहीं करेगी तो उस वोल्टेज को, जो ये वोल्टता वाला ये वोल्टेज है ना, तो उसी को भंजक वोल्टेज कहते हैं। ठीक, और इस घटना को ही एवेलास भंजन कहते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट देखेंगे। ये खंड अध्याय 4th क्वेश्चन को देखेंगे। स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है। ठीक ना, तो स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होगा, जब किसी कुंडली में परिवर्तनशील धारा को प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है, तो एक प्रकार का धारा प्रेरित होता है, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया, जब किसी कुंडली में जब जो परिवर्तनशील धारा है ना, तो इसके कारण जो परिवर्तनशील धारा है, तो जब कुंडली में परिवर्तनशील धारा होगी तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण जो उत्पन्न होगा वो भी परिवर्तनशील होगा। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें से होकर जा रहा है, तो इसमें इसके फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। जब इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो एक और अन्य धारा प्रेरित होगी। ठीक, ये फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक और अन्य धारा प्रेरित होगी। ठीक ना, इसमें मतलब कुंडली में जब देखिए यहाँ पर ये धारा जा रही है, इसमें बढ़ रही है धारा का मान। ठीक, तो यहाँ पर जब जा रही है तो जाने के कारण तो ये धारा है, जब इसमें पहुंच रही है तो इसमें क्योंकि ये लगातार बढ़ रही है तो इसमें फ्लक्स के मान को भी लगातार बढ़ा रही है। ठीक ना, तो अब इसको देखेंगे तो जब ये फ्लक्स के मान को लगातार बढ़ा रही है तो इसमें एक अन्य धारा उत्पन्न हो रही है। फ्लक्स के परिवर्तन के कारण कुंडली में अन्य धारा उत्पन्न होगी, उसी को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक ना, तो प्रेरित धारा को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब ये जो होता है, जो ये धारा उत्पन्न होता है, ये इसके विरोध करता है, मतलब इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। अगर ये धारा बढ़ रही है, ठीक, तो इसको घटाने की कोशिश करेगा, और जब ये यहाँ पर देखिए घटती हुई धारा जब जा रही है तो इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे एन फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक, एन फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, तो एन फाइव इक्वल टू एल आई, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यही है स्वप्रेरकत्व गुणांक, तो इसको इस क्रम में लिख लेंगे एन फाइव बाई आई, ठीक, तो एल एक स्वप्रेरकत्व गुणांक यल है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रेंच की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये फार्मूला है, इसको प्रूव करना है, तो इसको देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर कई प्रकार की फ्रेंजें हैं, ये फ्रेंजें हैं, तो इसके बाद देखेंगे ये डी लैम्डा बाई डी, ठीक, तो ये अदीप्त फ्रेंज की तरह अदीप्त फ्रेंज की चौड़ाई है, ठीक, तो ये जो ये है इसको ये दीप्त है, और ये खाली वाला अदीप्त है, ये दीप्त है, ये अदीप्त है, इसी क्रम में लगातार कई सारे होंगे, ठीक। तो ये वाले जो है डी बाई लैम्डा डी लैम्डा बाई डी दीप्त फ्रेंज की चौड़ाई है, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, एम वी तथा एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी क्रमशः एक्स एम व एक्स एम प्लस वन है, तब एक्स एम इक्वल टू एम डी लेमडा बाई डी व एक्स एम प्लस वन इक्वल टू एम प्लस वन डी लेमडा बाई डी। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होगी डब्लू जो होगी, इनके बीच का अंतर होगा, तो इसके बीच के अंतर को करेंगे तो ये W इक्वल टू डी लेमडा बाई डी आ जाएगा, यही होगी फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे, इस क्वेश्चन में आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए कृषि पृष्ठ पर के लिए जब आपतित प्रकाश तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 है तब निरोधी विभव V1 तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 पर निरोधी विभव V2 है, प्लांक नियतांक के लिए सूत्र लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर प्लांक नियतांक का सूत्र निकालना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ठीक। तो इसके लिए प्रतिबाधा मतलब रेजिस्टेंस, इसको मतलब प्रूफ करना है, तो इसको देख लेंगे। क्योंकि ये LCR परिपथ है, तो इसका मतलब जो होता है LCR परिपथ में पहले देखिए, जो ये होता है LC जो LR परिपथ है, जो ये पहले इसको देखेंगे, LR परिपथ में V और VL के बीच का जो डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है, और इसमें I और V के बीच का डिफरेंस जो होता है यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री ऊपर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री नीचे होगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच की ये मतलब ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका ये होगा I इंटू XC और ये होगा I नॉट इंटू XL। तो जो ये R नेट होगा, मतलब ये XC मतलब ये कैपेसिटर का जो है प्रतिरोध है, और XL एक जो है ये प्रेरक का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो इनके दोनों के बीच का अंतर होगा, तो ये होगा R नेट, ठीक ना। R नेट हो जाएगा XC और XL के बीच का अंतर। तो यहाँ पर पूरे को यहाँ पर लेते जाएंगे, XC माइनस XL या XL माइनस XC हो जाएगा। तो यहाँ पर Z का वैल्यू निकालेंगे, ये R है, यहाँ पर XC माइनस XL या XL माइनस XC है। तो यहाँ पर देखेंगे Z का मान पाइथागोरस प्रमेय से R इक्वल टू Z इक्वल टू रूट में R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्रतिबाधा का फार्मूला, ठीक। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, अतः इसके जो शेष क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अतः इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, और शेष जो क्वेश्चन बचे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।